नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई छोटी सी कंपनी कैसे स्टॉक मार्केट में आती है? कैसे आम लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं? आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक प्राइवेट कंपनी कैसे लिस्टेड कंपनी बनती है। यह जर्नी बहुत फैसिनेटिंग है और हर इंडियन इन्वेस्टर को इसके बारे में जानना चाहिए। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या फर्क होता है। प्राइवेट कंपनी में ओनरशिप सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है, जैसे फाउंडर्स, उनके फैमिली मेंबर्स या कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स, जैसे आपकी लोकल स्वीट शॉप या कोई छोटा बिजनेस। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं और कोई भी आम आदमी उन शेयर्स को खरीद सकता है। एसईबीआई के नियमों के तहत पब्लिक कंपनी को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो प्रोसेस है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचने के लिए ऑफर करती है। यह एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है किसी भी कंपनी के लिए। आईपीओ के थ्रू कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और आम इन्वेस्टर्स उसके शेयर्स खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब जोमेटो ने 2021 में आईपीओ किया था तो पहली बार रिटेल इन्वेस्टर्स जोमेटो के शेयर्स खरीद सके थे। आईपीओ एक तरह से कंपनी के लिए पब्लिक से पैसा जुटाने का जरिया है। अब सवाल यह है कि कंपनी आईपीओ क्यों लाती है? इसके कई कारण होते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है पैसा जुटाना, एक्सपेंशन के लिए, नए प्लान्स लगाने के लिए या डेट चुकाने के लिए। दूसरा, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स को एग्जिट का मौका मिलता है, वो अपने शेयर्स बेच सकते हैं। तीसरा, ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ती है, लिस्टेड कंपनी होने से कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। चौथा, एम्प्लॉइज को ईएसओपीज के थ्रू ओनरशिप दे सकते हैं। ये सब रीजंस मिलकर कंपनी को आईपीओ लाने के लिए मोटिवेट करते हैं। आईपीओ लाना कोई आसान काम नहीं है। यह एक लंबी और रेगुलेटेड प्रोसेस है। सबसे पहले कंपनी को मर्चेंट बैंकर यानी इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करना पड़ता है, जो पूरी प्रोसेस को मैनेज करता है। फिर एसईबीआई के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल करने पड़ते हैं। इसे डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। एसईबीआई इसे रिव्यू करता है और अगर सब कुछ ठीक है तो अप्रूवल देता है। इसके बाद कंपनी अपने आईपीओ की प्राइसिंग तय करती है और फिर इशू खुलता है जहां इन्वेस्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। यह पूरा प्रोसेस नॉर्मली 6 से 9 महीने तक चल सकता है। डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यह एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में सारी जानकारी होती है। इसमें कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पिछले 3 साल के रिस्क फैक्टर्स, मैनेजमेंट टीम की डिटेल्स, आईपीओ से मिलने वाले पैसे का क्या यूज करेंगे, सब कुछ लिखा होता है। यह डॉक्यूमेंट पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है ताकि इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। एसईबीआई इस डॉक्यूमेंट को केयरफुली रिव्यू करता है और अगर कोई कमी हो तो कंपनी को करेक्शंस करने पड़ते हैं। आईपीओ में एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है प्राइसिंग। कंपनी अपने मर्चेंट बैंकर के साथ मिलकर एक प्राइस बैंड तय करती है। उदाहरण के लिए, 100 रुपए से 110 रुपए पर शेयर। यह प्राइसिंग कंपनी की वैल्यूएशन पर डिपेंड करती है। वैल्यूएशन कैसे होती है? कंपनी के फाइनेंशियल्स देखकर, इंडस्ट्री कंपैरिजंस करके, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को देखकर इन्वेस्टर्स इस प्राइस बैंड में अपनी बिड लगाते हैं। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस अपर बैंड पर फिक्स होती है, नहीं तो लोअर बैंड पर भी आ सकती है। यह प्योर डिमांड सप्लाई का खेल है। चलिए एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। जोमेटो का आईपीओ जो जुलाई 2021 में आया था। जोमेटो ने 9,375 रुपए करोड़ रेज करने का टारगेट रखा था। प्राइस बैंड था 72 रुपए से 76 रुपए पर शेयर। यह आईपीओ 3 दिन के लिए खुला था। इशू को मैसिव रिस्पॉन्स मिला। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 7 गुना सब्सक्रिप्शन आया, मतलब डिमांड सप्लाई से 7 गुना ज्यादा थी। फाइनल प्राइस 76 रुपए पर फिक्स हुई। लिस्टिंग डे को शेयर 116 रुपए पर खुला, यानी 53% प्रीमियम के साथ। यह दिखाता है कि अगर कंपनी अच्छी है और मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो आईपीओ बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। आईपीओ में शेयर्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो 2 रुपए लाख तक इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए मिनिमम 35% रिजर्वेशन होता है।
फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNIs के लिए जो ₹2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIBs के लिए जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इनके लिए भी एक पोर्शन रिजर्व्ड होता है। एम्प्लॉय कोटा भी होता है कुछ IPOs में। यह कैटेगराइजेशन इसलिए है ताकि छोटे इन्वेस्टर्स को भी फेयर चांस मिले और सिर्फ बड़े प्लेयर्स ही सारे शेयर्स न खरीद लें। अब बात करते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस की। जब IPO ओपन होता है तो इन्वेस्टर्स अपनी बिड्स सबमिट करते हैं। यह बिडिंग ऑनलाइन होती है थ्रू योर बैंक या ब्रोकर। आप कितने शेयर्स चाहते हैं और किस प्राइस पर, यह आप डिसाइड करते हैं प्राइस बैंड के अंदर। कंपनी और मर्चेंट बैंकर्स सारी बिड्स कलेक्ट करते हैं और डिमांड देखकर फाइनल प्राइस डिसाइड करते हैं। अगर आपकी बिड प्राइस फाइनल प्राइस से कम है तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। यह पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होता है और SEBI रेगुलेटेड है। बुक बिल्डिंग से कंपनी को एक्चुअल मार्केट डिमांड का पता चल जाता है। IPO में अलॉटमेंट एक लॉटरी सिस्टम की तरह काम करता है। अगर IPO ओवर सब्सक्राइब्ड है यानी डिमांड ज्यादा है तो सबको शेयर्स नहीं मिल सकते। रिटेल कैटेगरी में अगर इशू 2 गुना सब्सक्राइब्ड है तो लगभग हर दूसरे इन्वेस्टर को शेयर्स मिलेंगे। मिनिमम लॉट साइज होती है जैसे 100 शेयर्स या 50 शेयर्स। आपको पूरी लॉट मिलेगी या कुछ नहीं, बीच में नहीं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो आपका पैसा 5 से 7 दिन में वापस आ जाता है। अलॉटमेंट के बाद शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं और फिर लिस्टिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज पर। लिस्टिंग डे वो दिन होता है जब पहली बार कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। यह नॉर्मली IPO क्लोज होने के 6 से 7 दिन बाद होता है। इस दिन सुबह मार्केट खुलने पर पता चलता है कि शेयर किस प्राइस पर लिस्ट हुआ है। यह लिस्टिंग प्राइस इशू प्राइस से ज्यादा हो सकती है, इसे लिस्टिंग गेन कहते हैं, या कम भी हो सकती है, इसे लिस्टिंग लॉस कहते हैं। लिस्टिंग प्राइस पूरी तरह से मार्केट की डिमांड और सेंटिमेंट पर डिपेंड करती है। लिस्टिंग के बाद आप अपने शेयर्स फ्रीली बाय या सेल कर सकते हैं NSE या BSE पर। बिगिनर्स अक्सर कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं IPO में। पहली गलती है बिना रिसर्च किए सिर्फ हाइप देखकर अप्लाई करना। हर IPO अच्छा नहीं होता। दूसरी गलती है कंपनी के फंडामेंटल्स न देखना, फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल, कंपटीशन को इग्नोर करना। तीसरी गलती है ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर डिसीजन लेना। ग्रे मार्केट अनऑफिशियल है और मिसलीडिंग हो सकता है। चौथी गलती है पूरी सेविंग्स एक ही IPO में लगा देना। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। पांचवी गलती है लिस्टिंग गेन के चक्कर में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को भूल जाना। स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। SEBI ने IPO को रेगुलेट करने के लिए कई इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए हैं। पहला रूल है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर IPO को 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता तो वो कैंसिल हो जाता है और पैसा रिफंड होता है। दूसरा, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कम से कम 35% शेयर्स रिजर्व रखने होते हैं। तीसरा, कंपनी को लिस्टिंग के बाद कम से कम 25% शेयर्स पब्लिक के पास रखने होते हैं, इसे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कहते हैं। चौथा, असबा यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट मैंडेटरी है ताकि आपका पैसा सेफ रहे। पांचवा, कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करने होते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। ये रूल्स इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए हैं। प्रैक्टिकल टिप्स के साथ समझते हैं कि IPO में कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट चाहिए। फिर अपने ब्रोकर के ऐप या नेट बैंकिंग के थ्रू IPO सेक्शन में जाएं। कंपनी सिलेक्ट करें, बिड प्राइस एंटर करें, क्वांटिटी यानी कितने लॉट्स चाहिए वो डालें। अपना UPI ID लिंक करें पेमेंट के लिए। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद UPI पर मैंडेट रिक्वेस्ट आएगी, उसे अप्रूव करें। आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा लेकिन डिडक्ट नहीं होगा। अलॉटमेंट के बाद ही पैसा डिडक्ट होगा। यह पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल और डिजिटल है। एक बार प्रैक्टिस कर ले तो बहुत आसान है। तो दोस्तों, आज हमने IPO के बारे में डिटेल में सीखा। याद रखें कि IPO एक प्रोसेस है जिससे प्राइवेट कंपनी लिस्टेड कंपनी बनती है। कंपनी पैसा रेस करने, विजिबिलिटी बढ़ाने और इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए IPO लाती है। SEBI रेगुलेटेड प्रोसेस है जो 6 से 9 महीने लेती है। प्राइस बैंड, बुक बिल्डिंग, अलॉटमेंट, ये सब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। रियल एग्जाम्पल्स जैसे जोमेटो से हम समझ सकते हैं कि IPO कैसे काम करता है। हमेशा रिसर्च करके
DRHP पढ़कर और फंडामेंटल्स देखकर ही IPO में इन्वेस्ट करें। स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए पेशेंस और नॉलेज दोनों जरूरी है। हैप्पी लर्निंग।